सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। आज की मुलाकात इस श्रृंखला में मैं नवल शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश टीम की तरफ से सभी बीएलई भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की मुलाकात इस श्रृंखला में आज हम सीएससी के माध्यम से जो हमारे यूसीएल बीएलई भाई हैं आधार संशोधन का काम करते हैं, तो आधार संशोधन का काम करने के दौरान कौन कौन सी सावधानियां हैं, कुछ चीज़ें और अपडेट हो गई हैं, अब काम कर रहे हैं हम लोग, तो वो सावधानियां और कैसे हम लोग अपने आधार यूसीएल से ट्रांजेक्शन्स को बढ़ा सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को। क्योंकि कुछ एक सर्विसेज हमारी बार्ड कर दी गई हैं, हम नेम करेक्शन, डीओबी करेक्शन या जेंडर करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अभी पिछले कुछ एक महीनों पहले तक हम कर पा रहे थे। उसके बावजूद भी हम अभी भी किस तरह से अपनी जो ट्रांजेक्शन्स हैं अपने आधार यूसीएल पे जो सर्विसेज हमारी अवेलेबल हैं उन सर्विसेज को आम जनमानस तक, सिटीजन्स को अच्छे से और अधिक से अधिक किस तरह से दे सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम समझ लें कि अभी जो हमारे यूजुअल सॉफ्टवेयर पे है वो केवल हम लोग अब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और डॉक्यूमेंट अपलोड या अपडेट जो सर्विस है उस पर ही काम कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग नेम, डीओबी या जेंडर करेक्शन नहीं कर सकते हैं। बायोमेट्रिक हम लोग शुरू से ही नहीं कर पाते हैं, तो बायोमेट्रिक अपडेट भी हम लोग नहीं कर सकते हैं या फोटो अपडेट नहीं कर पाते हैं। डेमोग्राफिक डिटेल में हम लोग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और डॉक्यूमेंट अपलोड ये सर्विसेज हम लोग यूजुअल सॉफ्टवेयर के माध्यम से दे सकते हैं। कुछ बेसिक गाइडलाइंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं आधार पे, तो हमें यूआईडीआई की जो गाइडलाइंस हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेके हो और जो हमारा वर्किंग प्रोसेस है उसको लेके हो, हमारे सेंटर की ब्रांडिंग को लेकर हो, रेजिडेंट के साथ में व्यवहार करने को लेके हो, और जो यूजर चार्जेस बताए गए हैं यूआईडीआई के उसके अनुसार जो चार्जेस लेने हैं वो हो, तो पूरा यूआईडीआई की जो एक एसओपी या गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। हमें किसी भी तरह से किसी भी रेजिडेंट से एक्स्ट्रा मनी चार्ज नहीं करना है। और काम करने के दौरान हमें ध्यान रखना है कि कोई भी अननोन पर्सन या फिर कोई दूसरा बीएलई भाई हमारे जो आपके साथ काम करते हैं या आसपास आपके काम करता है कोई भी, और कभी कभी होता क्या है कि कभी सिस्टम में कुछ इशू या एरर आ गया तो हम लोग सपोर्ट लेने के लिए, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे जिसमें कि हम वो ऑफिशियल नहीं है, सीएससी की तरफ से नहीं चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप्स में या फिर किसी अननोन पर्सन को हम लोगों को अपना सिस्टम रिमोट पर, स्पेशली जिस पे हम आधार का काम कर रहे हैं, बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम्स को हमें रिमोट पर नहीं देना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम लोग टेम्पर डॉक्यूमेंट यूज ना करें। जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यूज करें, उनमें किसी तरह की ओवर राइटिंग, कटिंग या फिर वाइटनर इत्यादि नहीं लगा हुआ हो। जो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर के साथ में हम लोगों को किसी भी तरह से कुछ अपनी तरफ से मैनिपुलेशन या फिर उस एप्लीकेशन में छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। नहीं तो इस तरह की जो केसेस हैं उस पर भी यूआईडीआई का वो वायलेशन है और फिर पेनलाइज किया जाता है और साथ में फिर सस्पेंशन भी किया जा सकता है ऑपरेटर का। यूआईडीआई की कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, अगर किसी रेजिडेंट को कुछ अपना जानकारी लेनी है अपने आधार के बारे में, या फिर आपके यहाँ पे जो आधार एनरोलमेंट कराने या अपडेट कराने रेजिडेंट्स आते हैं, फिर एनरोलमेंट स्लिप आप उनको प्रोवाइड कराते होंगे, तो वो रेजिडेंट अपने घर पर भी उस एनरोलमेंट नंबर को 1947 पर कॉल करके और उसका अपडेट वो ले सकते हैं कि उनका आधार जनरेट हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए कुछ एक बेसिक जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, यूआईडीआई की मेल आईडीज़ हैं, वो अपने आप सेंटर पे ज़रूर डिस्प्ले करके रखें और आपको भी इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप चूँकि आपको खुद नॉलेज होगी तभी आप रेजिडेंट को अपने अच्छे से बता पाएंगे उसके बारे में। और अननेसेसरी रेजिडेंट होता क्या है, कई बार जब रेजिडेंट जहाँ पे काम कराने जाते हैं ना, तो फिर वो अपडेट लेने भी वहीं पे जाते हैं बार बार। हाँ, तो इस तरह का जो अननेसेसरी का फुटफॉल या फिर अननेसेसरी जो रेजिडेंट आपके यहाँ पे पूछने आ रहे हैं, केवल जो कि वो जानकारी 1947 पे कॉल करके, या चूँकि आजकल सभी स्मार्टफोन चला रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, तो उसमें मेल आईडीज़ वगैरह भी सभी रेजिडेंट आजकल रखते हैं। खुद नहीं रखते हैं तो उनके घर परिवार में मेल आईडी ज़रूर होगी। तो इस तरह से जो रेजिडेंट के लिए सुविधाजनक चीज़ें हों वो अपने सेंटर पर ज़रूर डिस्प्ले करके रखें, जो जिससे क्या है कि आपका और कस्टमर के बीच में, रेजिडेंट जो आपके यहाँ काम कराने आ रहा है, वो एक बॉन्डेशन, अच्छी बॉन्डेशन बनेगी। कुछ एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो हम लोगों से एरर्स हो जाते हैं वो थोड़ा सा एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। चूँकि अब हम लोग केवल डेमोग्राफिक डिटेल और उसमें भी एड्रेस अपडेट कर रहे हैं या मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं, तो मोबाइल नंबर अपडेट में तो कोई डॉक्यूमेंट यूज़ होता नहीं है, मेल आईडी में भी कोई डॉक्यूमेंट हम लोग यूज नहीं करते हैं। मेन बात आती है एड्रेस की। तो एड्रेस में हम लोग आजकल जो डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी किसी भी तरह के एरर्स होते हैं, तो डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे यूआईडीआई ने 2 तरह के डॉक्यूमेंट बताए हैं। एक तो
DOE 1 है, DOE 2 एरर है। DOE 1 एरर्स जो होते हैं उसमें मोस्टली उन्होंने ग्रेव एरर्स को रखा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट जो लगना चाहिए था वो एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट नहीं लगा कर कुछ और डॉक्यूमेंट लगा दिया गया। मिसिंग डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट पता लगा किसी का एड्रेस अपडेट होना है तो उसमें वो डॉक्यूमेंट स्कैन ही नहीं किया गया जो एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। डिटेल टेम्पर्ड, मतलब जो एड्रेस वाला पार्ट है उसमें जो डिटेल्स थी उसके साथ में कुछ भी ओवर राइटिंग या फिर वाइटनर लगा के या उसके साथ में कुछ टैम्परिंग की गई, एडिटिंग की गई है फोटोशॉप में। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, तो ये जो है DOE 1 में आते हैं, ये ग्रेव एरर्स होते हैं। तो हम लोग चूंकि अब एड्रेस अपडेट ही कर रहे हैं तो एड्रेस अपडेट करने के दौरान हमें DOE 1 एरर हमसे ना हो, चूंकि DOE 1 जो एरर है उस पर अब पेनल्टी भी इंक्रीज कर दी गई है। 40 टाइम्स जो पेनल्टी है वो इंक्रीज हो गई है। पहले वो 25 रुपये पर पैकेट हुआ करती थी, आज की डेट में वो पेनल्टी 1000 रुपये पर पैकेट हो चुकी है। तो इसलिए हमें DOE 1 जो कि ग्रेव एरर्स हैं तो उस तरह के एरर्स हमसे ना हो। हम डॉक्यूमेंट के साथ में किसी भी तरह की टैम्परिंग ना करें। डॉक्यूमेंट स्कैन करते समय फिर उसको अच्छे से चेक कर लें, स्कैन करने के बाद जो हमारा प्रिंटर है जिससे हमने स्कैन किया कि स्क्रीन पे जो चीज़ स्कैन की है वो वैसे ही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में हमने जब स्कैन करते हैं तो प्लेन जो साइड होती है उसकी तरफ से वो स्कैन हो गया हो। तो ये DOE 1 के अंतर्गत आता है। बाकी DOE 2 एरर्स हैं जिसमें कि पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट है। जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर रहे हैं या जो डॉक्यूमेंट रेजिडेंट लेकर आए हैं वो रीडेबल नहीं है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट में आएगा। डॉक्यूमेंट नॉट एज पर अप्रूव्ड लिस्ट, UIDAI की जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जिसमें कि एड्रेस प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताना चाहूँ कि जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड कभी भी एड्रेस प्रूफ का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि उसमें वो डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि फ़ोटो होता है रेजिडेंट का या जो भी कैंडिडेट है उसका नाम होता है और DOB होती है। एड्रेस उस डॉक्यूमेंट में होता ही नहीं है तो फिर उसको हम एड्रेस प्रूफ में नहीं ले सकते। अगर हम पैन कार्ड को एड्रेस प्रूफ में लगाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट नॉट एज पर अप्रूव्ड लिस्ट माना जाएगा और वो DOE 2 काउंट किया जाएगा। तो हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट लेने हैं, जो एड्रेस प्रूफ की लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं वही डॉक्यूमेंट को हम यूज करें। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, ये क्या होता है? जैसे डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच इन द सेंस कि जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके आया था उस डॉक्यूमेंट में एड्रेस वाले पार्ट में जो डिटेल थी उसमें उसका गांव का नाम, उसका तहसील या जिला जो भी लिखा था, हमने उस डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखा हुआ है और सॉफ्टवेयर में अपनी एंट्री करते समय कुछ और एंट्री कर दी, तो वो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच में चला जाएगा और DOE 2 एरर काउंट किया जाता है। स्कैन डॉक्यूमेंट नॉट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हम लोग हमें अभी पिछले कुछ एक साल से जब से कि ये नया SOP आया है, हम लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने होते हैं और स्कैन उसको करना होता है। ऐसा नहीं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो दिखा के और अपना जीरोक्स कॉपी को स्कैन कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट एक तो ओरिजिनल और ओरिजिनल के साथ स्कैनिंग भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट नेम मिसमैच, चूंकि अब नेम करेक्शन तो हम कर नहीं रहे लेकिन फिर भी जो पहले वाले पॉइंट नंबर 3 में था कि जो एड्रेस है, एड्रेस जैसे कि एज पर जो डॉक्यूमेंट लेके आया है तो हम लोग सॉफ्टवेयर में एंट्री करते समय भी उसी तरह का एड्रेस इनपुट करें। और जो चूंकि करेक्शन कर रहे हैं हम लोग, नया तो बना नहीं रहे हैं, तो एड्रेस को देख लें कि एड्रेस जो कराने आए हैं संबंधित उसी रेजिडेंट का है जिसका आधार है। तो ऐसा ना हो कि आधार किसी और का है और एड्रेस किसी और के लिए हम डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट नेम मिसमैच या फिर वो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच में चला जाएगा। तो DOE 1 और DOE 2 को थोड़ा सा मैंने इन शॉर्ट में आपको बताया, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ में कि सर DOE 1 क्या है, DOE 2 क्या है। और DOE 1 पे मैंने आपको बताया, स्पेशली इस गलतियों पे विशेषतः आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो पेनल्टी है इसमें 25 रुपये पर पैकेट से वो अब बढ़ाकर DOE 2 में 1000 रुपये कर दी गई है और DOE 1 में 10,000 रुपये पर पैकेट लगती है पेनल्टी। तो डॉक्यूमेंट एरर की पेनल्टीज को हम लोग समझ लें। जो DOE 1 एरर है उस पर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगती है अगर एक भी सिंगल हम लोग कोई भी गलती करते हैं, और साथ में सस्पेंशन भी होता है। DOE 2 में जो 25 रुपये पर पैकेट पेनल्टी हुआ करती थी वो अब 1000 रुपये पर पैकेट हो चुकी है। इसको आप इस तरह से समझ भी सकते हैं। जो DOE 2 एरर है जिसमें कि हम लोग अभी पिछली वाली स्लाइड में समझ रहे थे कि डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, इनवैलिड डॉक्यूमेंट, पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, तो उसमें अगर एक रिजेक्शन हम लोग एक मंथ में करते हैं तो 1000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी लगती है। दूसरा DOE 1 था जिसमें कि ग्रेव एरर्स थे, मिसिंग डॉक्यूमेंट था या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट था, तो उसमें 10,000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी है। अगर हम लोग जो अपना सॉफ्टवेयर में एंट्री इनपुट करते हैं, कोई भी डेमोग्राफिक डिटेल इनपुट करते हैं, उसका एड्रेस वाला पार्ट है उसमें,
तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी एब्यूजिंग लैंग्वेज हम लोग उसमें इनपुट कर देते हैं अपनी तरफ से, तब भी 1000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी लगती है। तो आप लोगों को इस तरह की जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज होती है, एब्यूजिंग लैंग्वेज होती है, या इस तरह के वर्ड्स होते हैं, उनको यूज नहीं करना है अपनी तरफ से। इसके अलावा आप लोग अगर किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी या फिर सॉफ्टवेयर के साथ में या टेम्परिंग के साथ में होते हैं, तो उसमें 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी यूआईडीआई इम्पोज करता है, और ये पेनल्टी अभी पिछले कुछ एक समय से आ रही है। तो सभी वीएलई भाई से, जितने भी हमारे ऑपरेटर्स इस सेशन को देख रहे हैं, सबसे अनुरोध है कि हम और आप दोनों लोग यूआईडीआई की गाइडलाइन को एज पर यूआईडीआई की गाइडलाइन काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो सभी से अनुरोध है कि किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट के साथ में या फिर जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ में, या जो रेजिडेंट आपके यहाँ काम कराने आ रहे हैं, ये चार्जेस हैं जो बताए गए हैं। डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपये निर्धारित शुल्क है। इसके साथ डॉक्यूमेंट अपलोड कर भी आप लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए भी निर्धारित शुल्क 50 रुपये है। तो किसी भी तरह का कोई ओवर चार्ज ना करें, डॉक्यूमेंट जो बताए गए उस तरह से लें, और व्यवहार अच्छा रखें रेजिडेंट्स के साथ में। कई बार क्या होता है, चूंकि आप लोग हो सकता है पहले नेम डीओबी भी कर रहे थे, तो रेजिडेंट आपके साथ अभी भी आते होंगे, आपको जो है वो बोलते होंगे कि हमारा ये काम कर दीजिए, लेकिन कई बार क्या है ना, ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अपने सेंटर पे स्पष्ट जो अब सर्विसेज आप दे रहे हैं उनका डिस्प्ले रखिए, उनके बारे में बताइए। किसी से कोई झगड़ा नहीं करना है। हम और आप यूआईडीआई की गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहे हैं। कोई अपनी तरफ से किसी ने कोई एसओपी या फिर यूआईडीआई सीएससी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया हुआ है। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो काम हमको मिला हुआ है उसको हम जो है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन करें, गाइडलाइन के अनुसार काम करें। कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोग काम करते हैं, काम करने के दौरान हमें ध्यान रखनी है कि जो आपकी मशीन है उस मशीन पे ही आपको काम करना है। ऐसा नहीं करना है कि हो सकता है कि आज आपकी मशीन प्रॉब्लम है, आपके बगल में या फिर कुछ दूरी पे कोई सेंटर है, उसका सेंटर सही चल रहा है और वो उस समय नहीं है और आप जाके उस पर लॉगिन कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना होता है। आपका जो मशीन रजिस्टर्ड है, आपने जिसमें फर्स्ट टाइम अपना ऑपरेटर लॉगिन किया, आपको उस पर अपनी मशीन पे ही काम करना है, एक दूसरे के सिस्टम में लॉगिन नहीं करना होता है। किसी भी तरह का कोई भी हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी आधार से रिलेटेड आप लोग अपने सेंटर पे नहीं रखें। आपको एनरोलमेंट फॉर्म रखने की भी जरूरत नहीं है, जो डीएमएस जिसको बोलते थे, पहले डीएमएस वाला पार्ट हुआ करता था, क्योंकि अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं आप लोग और जो भी डॉक्यूमेंट लेते हैं वो रियल टाइम स्कैन हो जाता है। तो आपको अपने सेंटर पे किसी भी के आधार की जो कॉपी है या फिर उसका ओरिजिनल आधार है वो बिल्कुल भी नहीं रखना है। अपने सिस्टम में भी उसका सॉफ्ट कॉपी ना रखें स्कैन करके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो एनरोलमेंट फॉर्म भी लेते हैं तो आप ये ऐसा कर सकते हो कि एनरोलमेंट फॉर्म के पीछे ही उसका एनरोलमेंट स्लिप प्रिंट करके वापस कर सकते हैं। कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट ना रखें। आधार नंबर की एंट्री आप अपने रजिस्टर जो आपको बताया जाता है उसमें फॉर्मेट में भी हमने कभी भी उसमें कॉलम नहीं दिया हुआ है आधार नंबर का। तो किसी भी रेजिडेंट का आधार नंबर, कंप्लीट आधार नंबर नोट डाउन करके ना रखें, ना कोई ऐसा रजिस्टर मेंटेन करें जिसमें कि किसी का आधार नंबर आप लोग नोट कर रहे हो। क्योंकि हमारे जितने भी वीएलई भाई है यूसीएल पे काम कर रहे हैं, सभी आप लोग अपने आप में बैंक बीसीबी है, तो बैंकिंग की गाइडलाइन के अनुसार भी आपको बताया जाता होगा इस चीज़ के बारे में। तो प्लीज़ आधार नंबर, चूँकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका जो है मिसयूज हो सकता है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट अपने पास में उस तरह से नहीं रखना है। एड्रेस वाला पार्ट में आप लोग जो सन ऑफ डॉटर यूज़ करते थे, अब उसकी जगह केवल केयर ऑफ ही यूज होता है। तो अन्य अपनी तरफ से सन ऑफ और डॉटर ऑफ यूज करने की कोशिश ना करें, हम लोगों को केवल केयर ऑफ ही यूज करना है। हम लोग जो एड्रेस अपडेट करते हैं HOF बेस्ड, मैं भी अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। HOF बेस्ड जो एनरोलमेंट हम करते हैं, तो HOF बेस्ड जो एनरोलमेंट होता है उसमें जो डिक्लेरेशन दी जाती है एड्रेस प्रूफ के लिए कि एड्रेस जो भी कंसर्न हेड ऑफ द फैमिली है वो डिक्लेरेशन देता है, तो वो डिक्लेरेशन जो है आप लोग अच्छे से उसको भरवा के और चेक करके ही उसको यूज करें। और एड्रेस वाले पार्ट में एड्रेस अपडेट करने के लिए आप उसको बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल में आपको कोई डॉक्यूमेंट यूज नहीं होता है, तो वो चीज़ें आपको पता है। वोटर आईडी, क्योंकि वोटर आईडी जो है एड्रेस प्रूफ में यूज होता है, शुरू से ही यूज होता है, तो इसकी स्कैनिंग का जो तरीका है वो आप लोगों को सबको बताया हुआ है, क्योंकि एड्रेस वाला पार्ट उसके बैक साइड में होता है। तो जब भी आप वोटर आईडी को यूज कर रहे हैं एड्रेस प्रूफ के रूप में, तो बोथ साइड स्कैनिंग उसका करें। आप लोग काम कर रहे हो तो आपको पता होगा, जब आप फ्रंट स्कैन करते हैं तो उसमें तुरंत जो है बैक स्कैनिंग के लिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके फिर स्कैन उसका बैक पार्ट जरूर करें, नहीं तो फिर उसको यूज करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो एड्रेस प्रूफ है और एड्रेस वाला पार्ट ही अगर हमने स्कैन नहीं किया। ऐसे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग जो है 2 साइड या फिर 2 पेज स्कैन करते होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें विशेषतः।
कई बार जल्दबाजी में हम लोग जो है उसका वन साइड ही स्कैन करते हैं या फ्रंट स्कैन करते हैं और बैक या जो भी एड्रेस वाला पार्ट था वो स्कैनिंग नहीं करते हैं, तो ये इनवैलिड डॉक्यूमेंट में कंसीडर किया जाएगा और उस पर फिर जो है रिजेक्शन काउंट किए जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम लोग। जो HOF वाला मैं आपको बात बता रहा था, HOF बेस्ड हम लोग जो डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, एक डिक्लेरेशन है जिसमें कि हम लोग जैसे काफ़ी ये जो डॉक्यूमेंट है वो किसके लिए ज़्यादा यूज हो सकता है वो आपको मैं एक एग्जांपल के तौर में बताता हूँ, तो फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। HOF जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट, मतलब कोई भी फैमिली का कोई हेड है जो कि उस फैमिली को लीड करता है, और मान लीजिए उसका कोई आधार है, जैसे मेरी पोस्टिंग आज लखनऊ थी और मेरा अब ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली में। अब मैं डिपार्टमेंटल अपना जो है पोस्टिंग हुआ है मेरा, तो दिल्ली से मैं लखनऊ से दिल्ली मूव किया। मेरा अपना हो सकता है मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास ऐसा रहा हो जिसके बिहाफ पे मैंने अपना डॉक्यूमेंट तो या मैंने अपना आधार तो अपडेट करा लिया, लेकिन चूंकि मैं अपनी फैमिली के साथ स्विच हुआ हूँ, तो मेरी वाइफ है, मेरे जो बच्चे हैं, उनके पास में कोई इमीडिएट इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं होगा जिससे कि वो अपना एड्रेस अपडेट करा पाएँ। हो सकता है मैंने मकान खरीद लिया है तो रजिस्ट्री होगी वो भी मेरे नाम से होगी, मेरे बच्चों के नाम से नहीं होगी। तो मैंने अगर अपना आधार अपडेट कराया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरे फैमिली में जो और लोग हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर ब्रदर सिस्टर ग्रैंडफादर मदर, तो इस तरह का अगर रिलेशनशिप उसके जो भी डाउनलाइन जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं और उसका आधार अपडेट हुआ है, तो वो अपने आधार पे एक डिक्लेरेशन के बिहाफ में जो भी उसके एज पर आधार एड्रेस है, इस डिक्लेरेशन को वो भरवा कर अपना कंसर्न जो भी आपके यूसीएल सेंटर पे अगर रेजिडेंट आते हैं तो आप उसके आधार के बिहाफ पे उसकी फैमिली मेंबर्स के सभी के एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। उन लोगों के लिए किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस डॉक्यूमेंट की थोड़ा सा सेंसिटिविटी को समझना है, कहीं ऐसा ना हो अननेसेसरी, क्योंकि इसमें पॉइंट नंबर जो लास्ट में पॉइंट दिया गया है उसमें एक डिक्लेरेशन दे रहा है। जो डिक्लेरेशन है उसमें एक उसने अपनी तरफ से डिक्लेरेशन दी है कि अगर मैं जो ये रिलेशनशिप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरा ये डॉटर है, सन है, वाइफ है, कहीं से कहीं भी अगर वो गलत पाई जाती है तो एज पर यूआईडीआई या एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक्ट बना हुआ है आधार एक्ट, मेरा तो उसका तो रिजेक्ट हो ही जाएगा जिसका वो कराना चाह रहे थे, मेरा भी आधार सस्पेंड कर दिया जाए, इस तरह की वो डिक्लेरेशन साइन करके दे रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को चेक कर लें कि हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड अगर आप एनरोलमेंट कर रहे हैं, किसी का एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, तो वो जो उसका रिलेशन है वो जेन्युइन होना चाहिए, कोई फेक जानकारी या फिर गलत जानकारी के बिहाफ पे एड्रेस अपडेट ना करा रहा हो। कोई पता लगा वो उस फैमिली से बिलोंग ही नहीं करते हैं, वो दूसरे फैमिली के लोगों के एड्रेस अपडेट करा रहे हैं अपने बिहाफ पे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इस डॉक्यूमेंट को आप बड़े लेवल पर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है कई बार कि फैमिली में जो मेन उसके फादर हैं उनका तो एड्रेस अपडेट हो गया, लेकिन उनकी वाइफ या उनके बच्चों को चैलेंज आ रहा है, उनके पास हो सकता है कोई एड्रेस प्रूफ से संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जो फादर हैं वो अपनी फैमिली के सभी के आधार अपडेट करा सकते हैं, एड्रेस अपडेट करा सकते हैं अपने आधार के बिहाफ पे एज पर उनके जो आधार में एड्रेस है। तो इस डॉक्यूमेंट को एक पहली चीज़ तो आप लोग बड़े लेवल पर यूज कर सकते हो, आपको ना इसके साथ में किसी भी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ना कोई डोमिसाइल लेना है आपको, ना कास्ट सर्टिफिकेट लेना, कुछ लेना ही नहीं है। ये सिंगल्स जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये फॉर्म ही अपने आप में कंप्लीट है, साथ में जो रेजिडेंट जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं उनको आना जरूरी है, उनके बिहाफ पे ही एनरोलमेंट हो रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है, इस डॉक्यूमेंट को हमें यूज भी करना है और इसकी सेंसिटिविटी को यूज देखते हुए यूज करना है। अब थोड़ा सा जो अभी आज की डेट में जो चैलेंजेस हैं उसके बावजूद भी हम कैसे अपने ट्रांजेक्शन को बढ़ा सकते हैं। जो हमारे पास सर्विसेज हैं अभी मेजर देखा जाए तो मोबाइल नंबर और एड्रेस, दो सर्विसेज हैं जो कि हमारे पास में अभी यूसीएल पे शेष हैं। यूआईडीआई के अनुसार, यूआईडीआई ने जो आंकड़े बताए हैं, अभी भी 25 से 30% लोग ऐसे हैं जिनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। मोबाइल नंबर लिंक है उसके बावजूद भी बहुत काफ़ी रेजिडेंट ऐसे हैं जो कि मोबाइल नंबर अपडेट कराते रहते हैं सभी समय पे। ठीक है, हर कोई अभी आज की डेट में देखें तो सिंगल तो छोड़िए, आप 2 से 3 मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं लोग। तो एक मोबाइल नंबर बंद हो गया, खो गया या कुछ हो गया तो अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराते हैं। तो मोबाइल नंबर लिंक कराना, मोबाइल नंबर अपडेट कराना, ये इसमें अगर देखें परसेंटेज के हिसाब से तो काफ़ी फुटफॉल अभी इसका है और लोग आ रहे हैं काम कराने। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल के तौर में देखा, अभी सहारा जो अभी सारा रिफंड वाला जो चल रहा था उसमें भी दूसरा भी वन फैमिली वन आईडी है,
आयुष्मान भारत में भी एक नया फीचर दे दिया गया है, जैसे कि केवाईसी जो होती है वो बायोमेट्रिक या फिर आइरिस बेस्ड होती थी, अब उसको मोबाइल बेस्ड भी कर दिया गया है। जो रेजिडेंट या फिर जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए एक सेल्फ पोर्टल दिया गया है। अगर रेजिडेंट या जो बेनिफिशरी है उसके मोबाइल आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो वो आयुष्मान भारत या जो आयुष्मान का जो केवाईसी करनी होती थी वो ओटीपी बेस्ड कर सकता है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, अपडेटेड नहीं है मोबाइल नंबर, तो वो नहीं कर पाएगा। पिछले अभी हमने देखा कि सहारा रिफंड वाली जो एक स्कीम चल रही थी उसमें हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली इधर गोरखपुर मंडल में यूपी ईस्ट के कुछ जिले हैं, कुशीनगर, देवरिया, और भी चूंकि जो सहारा जो ग्रुप है उसने एक रिफंड वाला अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया, उसमें लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उसमें एक लिमिटेशन ये है कि मोबाइल नंबर पहली चीज़ तो लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर उनका ऑपरेशनल होना चाहिए। तो हमने देखा एक काफ़ी बड़े नंबर्स थे कि जिन लोगों के आधार में मोबाइल नंबर या तो थे नहीं लिंक या फिर वो सही नहीं थे, और लोगों ने अभी पिछले 1.5-2 महीने से देख रहे हैं हम लोग कि कुछ सेंटर्स पे काफ़ी हैवी फुटफॉल देखने को मिला। हमारे एक बीएलई ने एक दिन में 100 या 100 से प्लस मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं, जहां वो बीएलई खुद से बता रहे हैं, हमने उनसे एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ में साझा किया कि वो पहले 10 या 15 भी नहीं कर पा रहे थे। अब चूंकि स्कीम ऐसी आई जिसमें कि लोगों को जरूरत महसूस हुई कि भाई मेरा मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए या मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो वहां पर वो फुटफॉल एक साथ बढ़ गया। ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो सर्विस है अभी भी आधार में मोबाइल नंबर लिंक करना या अपडेट करना, इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। हमें किसी भी तरह से अभी डिमोरलाइज नहीं होना है, अपने लिए अपना मनोबल कम नहीं करना है कि हमारे सर उस पर, चूंकि आप लोग कई बार कॉल करते हो तो आपका यही रहता है, अपना पक्ष आप देते हैं कि हमारे सर उस पर मोबाइल नंबर के अलावा अब एड्रेस के अलावा हम डीओबी या नेम करेक्शन करते थे, वो सर नहीं हो रहा है, इसकी वजह से काफ़ी रेजिडेंट लौट के जा रहे हैं। देखिए नेम करेक्शन या डीओबी करेक्शन जो हमारे यूसीएल सॉफ्टवेयर से हटाया भी गया है, तो उसको हमें थोड़ा पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि जो हमसे गलतियां हो रही थी वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी वाले पार्ट में ज़्यादा हो रही थी, जो नेम करेक्शन है या डीओबी करेक्शन है। आधार प्रोजेक्ट को लगभग 10 साल या 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, किसी का नाम गलत या किसी की डीओबी गलत है, और एक काफ़ी लंबा समय रेजिडेंट्स को मिला, जो भी आधार धारक है उनको मिला है अपडेट कराने के लिए। आज की डेट में भी लोग नाम करेक्शन कराना चाह रहे हैं, डीओबी करेक्शन कराना चाह रहे हैं, तो वो क्यों कराना चाह रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो वो तो अपना डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं और उसको हम जल्दबाजी में सही से वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे और उसको हम यूज कर ले रहे थे, जिसके बिहार पे फिर बाद में यूआईडीआई उसको चेक करता है, तो वो चेक करने में ये पाया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट ठीक नहीं था, एज पर गाइडलाइन उस डॉक्यूमेंट को यूज नहीं किया गया, ना वो एज पर गाइडलाइन बना हुआ डॉक्यूमेंट है। क्योंकि आधार एक अपने आप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो चुका है कि जिससे बहुत सारे जो सर्विसेज हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनका लाभ लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आधार को बनाने या आधार को सही करने में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यूज हुए वो गलत डॉक्यूमेंट यूज हो गया। ठीक है, तो वो जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जा रही थी, और ज़्यादातर गलतियां जैसे मैंने बताया आपको नेम करेक्शन या डीओबी करेक्शन में हो रही थी। तो हमको थोड़ा सा उसको पॉजिटिव वे में लेना है कि अगर वो गलती नहीं होंगी तो हम पे अब पेनल्टी भी नहीं आएगी, ज़्यादा सस्पेंशन भी नहीं होगा। हम केवल आधार का ही काम नहीं करते, हमारे जितने भी यूसीएल भाई हैं, आप लोग बैंक बीसी हो, आपके साथ में और भी जो सीएससी की सर्विसेज हैं, आप सारी सर्विसेज देते होगे। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो यूसीएल सेंटर है एक ऐसा सेंटर है जिसपे कि सीएससी की लगभग 99% सर्विसेज जो सीएससी पोर्टल पे लाइव हैं, आप वो यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सर्विसेज सिटीजन्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं बाउंड रखे रह जाना है कि सर बस केवल हम यूसीएल पे काम कर रहे थे और उसमें ही ये सर्विसेज थी, इसकी वजह से हमारा फुटफॉल कम हो गया। ये सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि आपके सेंटर पे फुटफॉल बढ़ाने और लोगों को कनेक्शन या कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दी गई है। आपको इस सर्विस को सेवा भाव से देखना है कि हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं। अब चूंकि काम करते हैं, कोई भी काम हो तो उसके एवज में हमें जो है उसका रिवार्ड या इनकम तो मिलती ही है, तो थोड़ा सा हमें इस यूआईडी और यूआईडी के फेस और यूआईडी के लोगों और सीएससी के लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। और अभी भी एड्रेस अपडेट लोग जो है अपना रेजिडेंस जो चेंज करते हैं, जो भी निवास चेंज करते हैं तो एड्रेस अपडेट करते हैं। आए दिन आप लोग देखते हो एड्रेस भी अपडेट करा रहे हैं। जो वन फैमिली वन आईडी वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी जो यूपी के जितने भी, पहली चीज़ तो जितने राशन कार्ड होल्डर हैं उनको उन्होंने राशन कार्ड जो है नंबर उसी को फैमिली आईडी में कन्वर्ट किया है, और जो नॉन राशन कार्ड होल्डर हैं उसमें उन्होंने ओटीपी मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है उस चीज़ के लिए भी, तभी वो वन फैमिली वन आईडी में रजिस्टर कर पाएगा अपने आप को, या फिर उनको अपने राशन कार्ड में कुछ भी अपडेशन कराना है वन फैमिली वन आईडी के अंतर्गत, तो भी वो
मोबाइल नंबर लिंक है तभी करा पाएंगे। दूसरी चीज़, एड्रेस उनका यूपी का ही होना चाहिए। जो भले ही अब 10 साल से यूपी में रह रहे हैं, पहले मुंबई में रहते थे, मुंबई में जहाँ रहते थे वहाँ का उनका एड्रेस के ब्याह पे आधार बना हुआ है। अब वो चाहते हैं कि वन फैमिली वन आईडी के अंतर्गत मैं 10 साल से यूपी में रह रहा हूँ, तो उसका लाभ मुझे मिल जाए। तो लाभ कैसे मिल पाएगा? उन्हें तभी मिल पाएगा जब उनका आधार भी यूपी का होगा। भले ही वो 10 साल से रहते हैं यहाँ पे, उनका अपना मकान है, उनकी अपनी फैमिली है, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सब कुछ वो सब कार्य काम यहाँ करते हैं, लेकिन जब तक अपना आधार वो अपडेट नहीं कराएंगे, अपना एड्रेस यूपी का नहीं कराएंगे, तब तक उनको वन फैमिली वन आईडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो एड्रेस अपडेट में भी बहुत स्कोप है, और इसीलिए बार बार बोला जाता है कि सभी जो भी रेजिडेंट्स हैं, जो आधार धारक हैं, अपना आधार अपडेट रखें। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, अपडेटेड आधार सशक्त आधार, कि आधार अगर अपडेटेड रहेगा तो आधार वो सशक्त आधार माना जाएगा, वो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो तभी मानी जाएगी वो अपडेटेड है। बायोमेट्रिक अपडेट हमको समय समय पे कराने पड़ते हैं, तो इसी तरह से डेमोग्राफिक डिटेल्स भी हमारी अपडेट रहनी चाहिए। तीसरा है डॉक्यूमेंट अपलोड। जितने भी आधार धारक जो 10 साल पहले आधार बनवाए थे कभी अपना, और उनको 10 साल से ज़्यादा हो गया है, भले ही उन्होंने अपना रेजिडेंस चेंज नहीं किया या उन्होंने अपने आधार में किसी भी तरह की कोई डेमोग्राफिक डिटेल चेंज नहीं कराई है, तो ऐसे सभी जो भी अपने आधार धारक हैं उनको अपने POI POA आईडी एड्रेस प्रूफ दोबारा से अपडेट कराने की ज़रूरत है। उनको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अपना एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं आपके पास आकर और अपलोड कराने की ज़रूरत है। चूँकि अब इसमें कोई ऐसा कंपल्सन नहीं किया गया है, ये सर्विस अभी वॉलेंट्री बोली गई है, मैंडेटरी नहीं इसको बोला है UIDAI ने, तो लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है, लोग इसको समझ नहीं रहे हैं कि कराना ज़रूरी ही है। लेकिन उनको आप समझाइए कि जैसे अभी सहारा वाली स्कीम आई तो वहाँ पे आपके मोबाइल नंबर लिंक नहीं थे, या वन फैमिली वन आईडी वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तो आप जो है उसका फैमिली लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा ही हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो केवल बोला